दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्पेशली ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये टॉपिक हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ बनाइए कि जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनको ये पता चले कि उनमें कॉमन फ्रैक्चर कौन कौन सा होता है। अगर कॉमन फ्रैक्चर जो होता है वो क्यों होता है, और कुछ ऐसा एडवाइस दीजिए कि जिससे कि हम इस फ्रैक्चर से बच सकें। और उनका एक क्वेश्चन और भी था कि अगर फ्रैक्चर हो जाए ओल्ड एज में तो हम ऐसा फर्स्ट एड क्या करें कि जिससे हमारी परेशानी बढ़े नहीं और हम अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट को आगे डॉक्टर को दिखा के कंटिन्यू कर सकें। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन था कि सबसे कॉमन फ्रैक्चर ओल्ड एज में कौन सा होता है, तो सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है ओल्ड एज में हिप जॉइंट के अराउंड जो फ्रैक्चर होता है वो सबसे कॉमन होता है। जैसे हिप जॉइंट है तो कूल्हे के आसपास का जो फ्रैक्चर होता है सबसे कॉमन। जैसे ये फीमर है, जैसे हिप जॉइंट की ये कटोरी के अंदर है, इसके अंदर कूल्हा जोड़ बनता है, तो इसके अंदर या तो फ्रैक्चर हो, इसकी नेक की फ्रैक्चर हो, ये भी कूल्हे के फ्रैक्चर में आता है, या तो ये ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर हो, ये भी कूल्हे के फ्रैक्चर में आता है, या फिर इस पेल्विस बोन है, इस पेल्विस बोन के अंदर फ्रैक्चर हो, या तो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, ये सारे कॉमन फ्रैक्चर के अंदर आता है ओल्ड एज में, जो कूल्हे के अराउंड फ्रैक्चर है। दूसरा फ्रैक्चर है पेल्विस फ्रैक्चर, जैसे इसी को कहते हैं पेल्विस फ्रैक्चर। जैसे ये पेल्विस है, ये पेल्विस मतलब कूल्हे की जो जोड़ होती है। तो दूसरा फ्रैक्चर कॉमन ये भी होता है ओल्ड एज में कि ये रेमस होता है, इन्फीरियर रेमस या सुपीरियर रेमस, ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो ये भी कॉमन फ्रैक्चर होता है। थर्ड फ्रैक्चर जो ओल्ड एज में कॉमन होता है वो स्पाइन का फ्रैक्चर, जैसे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ये फ्रैक्चर होता है ये भी ओल्ड एज में कॉमन होता है। और इसके अलावा फ्रैक्चर होता है रिस्ट जॉइंट का फ्रैक्चर, कलाई के फ्रैक्चर भी ओल्ड एज में बहुत कॉमन होता है। पेशेंट गिर गया और कलाई के अंदर फ्रैक्चर हो गया। रिब्स के अंदर, पसलियों के अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो भी ओल्ड एज में कॉमन होता है। शोल्डर जॉइंट के अंदर, जैसे ये शोल्डर जॉइंट है, इसके अंदर ह्यूमरस बोन होती है, इसके नेक के फ्रैक्चर होता है, ये भी शोल्डर जॉइंट भी बहुत कॉमन होता है। और एंकल जॉइंट के अंदर भी दो बोन्स होती हैं, लोअर इन टिबिया एंड फिबुला, उनके भी फ्रैक्चर ओल्ड एज में कॉमन होते हैं। और दूसरा एक होता है क्लेविकल फ्रैक्चर, ये भी ओल्ड एज में थोड़ा कॉमन होता है। और ये होता है एक फ्रैक्चर एल्बो के पास होता है, रेडियल हेड, ये बहुत छोटा सा बोन होता है, उसके पास भी फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो भी एक कॉमन होता है, लेकिन वो लेस कॉमन है। और पटेला कटोरी होती है कई बार घुटने के ऊपर, वो भी हल्की सी कई बार क्रैक हो जाती है, कई बार पूरी दूर हट जाती है, या फिर हल्की सी चिपकी होती है। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 1 के ये आंसर है कि ये हमारा कॉमन फ्रैक्चर ओल्ड एज में होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि बोन क्यों फ्रैक्चर होता है, ओल्ड एज में क्यों ज़्यादा होता है फ्रैक्चर। तो उसका आंसर ये है कि जो ओल्ड एज होता है उसके अंदर बोन बेसिकली फ्रेजाइल होता है, उनकी बोन्स बहुत वीक होती है और उनको विटामिन डी, कैल्शियम की भी डिफिशियंसी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, मतलब इनके बोन्स के अंदर जो बोन लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए इनके फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। और एक होता है कि ओल्ड एज में जो गिरने की टेंडेंसी, जैसे ओल्ड एज पर्सन होते हैं, चल रहे हैं, गिर गए बेचारे, उनको गिरने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए ओल्ड एज में फ्रैक्चर भी ज़्यादा होता है। और गिरने की टेंडेंसी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, उनके साथ कुछ और तकलीफें, जैसे बीपी की परेशानी होती है, शुगर की परेशानी होती है, और हार्ट की परेशानी होती है, किडनी की परेशानी होती है, न्यूरोलॉजिकल परेशानी होती है, जैसे ब्रेन में नसों की तकलीफ हो, ब्रेन के अंदर उनकी एज के चेंजेज आते हैं, या फिर विजुअल डिस्टर्बेंस, आँखों की रोशनी भी वीक हो जाती है। जब आँखों की रोशनी जब कमज़ोर हो जाती है तो भी ओल्ड पर्सन को दिखाई नहीं पड़ता, आगे जा रहे हैं, कोई चीज़ है रखा हुआ है, वो टकरा गया तो उससे गिर गए, या फिर बीपी लो हो गया, चक्कर आ गया, गिर गए, या हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम है, पता चल रहे हैं आँखों के सामने, अंधेरा आ गया, गिर गए, या फिर हार्ट के अंदर कोई ऐसे दर्द हो गया, कुछ हो गया, गिर गए। कभी कभी किडनी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें भी थोड़ा बेहोशी और गस्ती की समस्या होती है, उसमें भी गिर सकते हैं।
तो ये एक प्रॉब्लम है। ये सबसे कॉमन कारण ये भी है कि उनमें गिरने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और ओल्ड जो पर्सन होते हैं वो बहुत तेज़ नहीं गिरते, गिरते हैं धीमे, लेकिन हड्डियाँ कमज़ोर होने के बावजूद भी, धीमे गिरने के बावजूद भी हड्डियों के अंदर ब्रेकेज आ जाती है, हड्डियाँ टूट जाती हैं। और जो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनको 90% जो फ्रैक्चर होता है वो गिरने की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि क्यों ज़्यादा होती है। और थर्ड क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या करें कि ये हड्डियां हम टूटने से बचा सकें। तो प्रिवेंशन जिसको कहते हैं, प्रिवेंशन के लिए सबसे नंबर 1 सलाह है कि जिनको भी एज 50-60 के ऊपर जाए उनको कोशिश करना चाहिए कि हमको प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी लें, प्रॉपर मात्रा में विटामिन D3 लें और प्रॉपर मात्रा में B12 भी लें। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। एक्सरसाइज रेगुलरली करें तो बहुत अच्छा होता है कि मसल का फंक्शन होता है तो हमारी बोन्स और थोड़ी स्ट्रेंथ बनी होती है। कई बार हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, कई बार वीक में, कई बार सेवरल टाइम्स वीक में कर लेना चाहिए। तीसरा होता है कि अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम अपना BMD होता है, बोन मिनरल डेंसिटी होती है, वो BMD टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि हमारी बोन की स्टेटस कैसी है, बोन वीक है, ठीक है या गड़बड़ है। और डॉक्टर से ये भी पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे कि हमारी जो बोन लॉस है वो कम हो जाए और हमारी बोन की हड्डी बनी रहे। स्पेशली लेडीज के लिए पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में बोन्स का जो बोन लॉस ज़्यादा होता है और हड्डियाँ उनकी मेल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए, और साथ में जो कोमार्बिड प्रॉब्लम है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, शुगर की परेशानी है, BP है, हार्ट है, किडनी है, इन आँखों की दिक्कतें हैं, इन सब चीज़ों को प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। BP ठीक रखें, शुगर ठीक रखें, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ये सारी चीज़ें करेंगे तो उनके अंदर जो बेसिकली जो गिरने की टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो जिससे ये इस फ्रैक्चर से हम चोट से हम बराबर जो चोट होती है उससे बच सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यह, फोर्थ क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो हम क्या सावधानियां बरतें कि जिससे कि उनकी प्रॉब्लम को न बढ़े। तो आप सपोज कर लीजिए कि अगर मान लीजिए कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया, किसी को गिर गए और कूल्हे के आसपास दर्द हो रहा है और सूजन हो रहा है, तो सबसे पहले उनको ये न कहेंगे जी चलो 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 उठो उठो, उनको रेस्ट दिलाना, उनको बिस्तर पर ले जाएं, पैर को लंबा रखें और पैर के नीचे पीलो रखें, तकिया रखें, और हो सके तो एक बार चेक कर लें कि पैर उठा पा रहे हैं कि नहीं। अगर पैर इजीली उठा पा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बोनी इंजरी नहीं होती, हड्डी का फ्रैक्चर नहीं होता। अगर पैर नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इस नेक का फ्रैक्चर जो होता है ये, या फिर ये ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर की संभावना होती है, या कुछ केसों में ये जो पेल्विस का जो रेमस है इसके फ्रैक्चर होता है। तो थोड़ा सा स्टेबल रखें। थोड़ा दर्द ज़्यादा हो तो दर्द की थोड़ी मेडिसिन भी कोई सा भी दे सकते हैं जो उनको सूट करता हो, मतलब जो उस एज के हिसाब से जो मेडिसिन सूट करता हो वो सूट करें, और उनको चलाएं नहीं, बिस्तर पर ही उनको टॉयलेट करवाएं। अगर डायपर का इस्तेमाल कर सकें तो डायपर का यूज करें, और थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं तो उनको एक्सरे जरूर कराएं। उस पार्ट का, जिस पार्ट का चोट है उसका एक्सरे जरूर कराएं। उसी से पता चलेगा कि हमको जो फ्रैक्चर है ये ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर बेड रेस्ट से करना होगा या प्लास्टर लगाना होगा या सर्जरी करनी होगी। इन सब का जो पता चलता है एक्सरे के करने के बाद। अगर मान लो पेल्विस के फ्रैक्चर हो गया तो इसको भी पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए चेस्ट में इंजरी हो जाए, अगर लगे कि चेस्ट के रिब्स में दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो उसको भी अगर खांसते छींकते समय थोड़ा हाथ को लगा के खांसे छींकें। और बहुत दर्द हो ज़्यादा तो दर्द की गोली जरूर ले सकते हैं जो सेफ्टी हो उनके लिए, और एक्सरे जरूर कराएं। कलाई में अगर फ्रैक्चर हो तो कलाई के फ्रैक्चर में भी अगर हाथ रिस्ट टेढ़ा ना दिख रहा हो तो नॉर्मल गर्म पट्टी बांध लें, बर्फ़ की थोड़ी आइस की सेकाई कर लें, थोड़ा दर्द का मलहम भी लगा सकते हैं और गर्म पट्टी बांध लें। अगर लगे हाथ टेढ़ा हो रहा है तो एक्सरे भी, जब थोड़ा सा पेन कम हो तो एक्सरे करा सकते हैं। कलाई का भी हो गया। और मान लो एल्बो में चोट लग गई या एल्बो में पेन हो रहा हो या शोल्डर जॉइंट में पेन हो रहा हो, इसके भी फ्रैक्चर हो, मान लो सर्जिकल नेक ह्यूमरस का हो या रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो, उन कंडीशन में हमको गर्म पट्टी भी, एल्बो के लिए गर्म पट्टी बांध सकते हैं। लेकिन गले में एक पट्टी होती है, गले को हाथ को ऐसे रख लें, मतलब सपोर्ट दे दें, हाथ को ज़्यादा हिलने डुलने न दें। सपोर्ट दे देंगे तो एक तो मूवमेंट कम होगा तो पेन कम होगा, दूसरा
दर्द की गोलियां थोड़ा ले सकती हैं, 1-2 खुराक, उसके बाद एक्सरे जरूर कराएं। इससे पता चलेगा कि हमको बोन के अंदर कितनी परेशानियां आ रही हैं। अगर मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, गिर गए फिसल के, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, तो उन व्यक्ति को भी बिल्कुल चलाना नहीं है, उनको रेस्ट रखना है, उनको करवट भी बहुत सावधानी से दिलाना होता है, उनको ज़्यादा बैठाएं नहीं। उन पेशेंट के लिए भी हमको एक्सरे की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सरे के बाद ही हम डॉक्टर को, अपने आर्थोपेडिक सर्जन हैं जो भी, उनको दिखा के से सलाह लें। और जैसे एंकल का फ्रैक्चर है या फिर क्लेविकल का फ्रैक्चर है, इनके लिए भी, क्लेविकल के लिए भी गले में पट्टी बांधें और एक्सरे कराएं। एंकल के फ्रैक्चर के लिए भी ये है कि अगर एंकल के पास 2 बोन्स होती हैं, एक लोअर इन टिबिया, एक लोअर इन फिबुला, अगर फिबुला का जो फ्रैक्चर होता है नॉर्मली उतना प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन पेन होता है चलने में, तो उनको भी गर्म पट्टी बांधें, थोड़ी दर्द की गोली दें, थोड़ा पैर ऊंचा रखें और उंगलियां फिंगर चलाएं पैर की, तो इससे भी पेन डिक्रीज होता है। और एक्सरे कराने के बाद एग्जैक्ट पता चलता है कि बोन के किस पार्ट में फ्रैक्चर है। ये तो हुआ हमारी फ्रैक्चर के लिए बेसिक। अगर मान लो अगर थाई की बोन फ्रैक्चर हो जाए, या लोअर इन टिबिया की बोन फ्रैक्चर हो जाए, या अपर इन टिबिया हो जाए, मिडिल फ्रैक्चर हो जाए, तो उसके अंदर कोई भी स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। कोई फट्टा हो, उसको लगा के हल्का अंगोछे से, गमछा से या दुपट्टे से उसको बांध सकते हैं, जिससे पाँव की ज़्यादा मूवमेंट ना हो, जिससे कि एक्सरे कराते समय हम जा सकते हैं। दोस्तों, जो ओल्ड एज में कई ऐसे फ्रैक्चर हैं जिनको अमूमन सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो या तो बेड रेस्ट से या फिर प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं। उसमें क्या क्या है? जैसे क्लेविकल फ्रैक्चर है। क्लेविकल फ्रैक्चर जो है यंग एज में भी, ओल्ड एज में भी इसकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ फिगर ऑफ 8 एक बैंडेज होता है या फिर क्लेविकल ब्रेस होता है, उससे बांध के काम चल जाता है। शोल्डर के अगर जो फ्रैक्चर होता है ओल्ड एज में, नॉर्मली इसको कंजर्वेटिव ही रखते हैं, या तो प्लास्टर के फॉर्म में या फिर शोल्डर इमोबिलाइजर लगा के रखते हैं, वो भी बगैर सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। रिब्स फ्रैक्चर हैं, रिब्स के लिए भी हमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हमको पेन किलर थोड़ी दिन देना होता है, थोड़ी कैल्शियम विटामिन डी का कोर्स देना होता है। कूल्हे के फ्रैक्चर, अगर कूल्हे के जो फ्रैक्चर होते हैं, नॉर्मली जो पेल्विस के जो फ्रैक्चर हैं वो बगैर सर्जरी के बेड रेस्ट से ठीक हो जाते हैं। और जो नेक के फ्रैक्चर हैं, जैसे ये फीमर के हेड के, अगर जो इसके फ्रैक्चर हैं, जो नेक फीमर फ्रैक्चर होता है, ये कंजर्वेटिव नॉर्मली नहीं होता है, इसके लिए हमको ऑपरेट करना पड़ता है। इसके लिए हमको ये पूरा लट्टू को, गोले को बदलना पड़ता है। इसको कहते हैं हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। अगर ये ट्रोकेंटर फ्रैक्चर हो जाए, ट्रोकेंटर फ्रैक्चर में कई बार सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार बगैर सर्जरी के भी ये हड्डी जुड़ सकती है। अगर किसी को दोस्तों स्पाइन की इंजरी हो जाए, अगर बहुत सीवियर इंजरी नहीं है, तो मैक्सिमम स्पाइन की इंजरी सिर्फ बेड रेस्ट से, कैल्शियम से, विटामिन डी से, इनसे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। रिस्ट के जो फ्रैक्चर हैं, रिस्ट के फ्रैक्चर भी ओल्ड एज में नॉर्मली कंजर्वेटिव, बिना ऑपरेशन के, सिर्फ प्लास्टर से, पट्टी से ठीक हो जाते हैं। मान लो किसी को हाइंड में फ्रैक्चर हो जाए, वो भी प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं। फुट में फ्रैक्चर हो जाए, वो भी प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं। किसी को एंकल में फ्रैक्चर हो जाए, या पटेला, कटोरी के ऊपर फ्रैक्चर हो जाए, अगर कटोरी के फ्रैक्चर अगर अपनी जगह पर है तो वो तो प्लास्टर से हो जाए, लेकिन अगर कटोरी के फ्रैक्चर दूर दूर हो जाए तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। उसी तरह अगर एंकल ज्वाइंट के अंदर जो फ्रैक्चर है, पतली हड्डी और मोटी हड्डी, अगर पतली हड्डी का फ्रैक्चर है तो नॉर्मली प्लास्टर से ठीक हो जाता है। मोटी वाली हड्डी या दोनों हड्डियां टूटी होती हैं तो कई बार सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, और कई बार प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं। तो ओल्ड एज के अंदर में जो सर्जिकल रिक्वायरमेंट बेसिकली 2-3 जगह ही मेनली होता है, जिसमें से एक हिप जॉइंट का है, इसे हिप जॉइंट का है, हिप जॉइंट में नेक फीमर, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा एंकल में बाईमेल्योलर, जो दोनों एंकल के हड्डी टूट जाए, या फिर पटेला टूट के अलग अलग हो जाए, उसमें रिक्वायरमेंट होती है। और किसी को जैसे फीमर टूट जाए, ये टूट जाए, ये कम होता है आल्दो इस एज में, लेकिन उसमें तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो दोस्तों यही है, हमको जो जो समस्याएं आती हैं ओल्ड एज में, उसके बारे में समरी। और आई होप जितना मैंने समझाया है, मोटे तौर पर हर ओल्ड एज पर्सन या कोई भी एज के पर्सन को मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।